से देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं ई कॉमर्स की। ठीक, ई कॉमर्स को आप लोग सब लोग जानते हैं कि आज हम लोग इस चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं पूरे ड्रीम आनंद कि हम लोग ई कॉमर्स की स्टडी कैसे कर रहे हैं, ई कॉमर्स में आप लोग पोर्टल कैसे तैयार कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेगमेंट के ऊपर फोकस करना है, राइट। जैसे कि हम लोग विकीपीडिया के ऊपर चलते हैं तो ई कॉमर्स का फुल नेम जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स। मतलब कि हम लोग कोई भी चीज़ों का अगर हम लोग लोकल मार्केट से जब कोई मटेरियल परचेज करते हैं तो उसकी खरीदी बिक्री हम लोग लोकल मार्केट से जाके कर सकते हैं। बट एक डिजिटल केस में हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक केस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं अवेलेबल था 1970 के केस में, राइट। बट 1985 के बिहाफ में जब ई कॉमर्स को ज़्यादा तब्दील किया गया, ये यूएस में सबसे ज़्यादा प्रोसेड मूव में था। आपने देखा है कि अभी जो मॉल कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारे इधर, राइट, बिग बाजार का कॉन्सेप्ट है, आपने डी मार्ट का कॉन्सेप्ट देखा होगा। तो ये इस तरह की जो फैसिलिटीज़ थी वो यूएस में पहले से 1985 में शुरू हो चुकी थी। हमारे पास ई कॉमर्स आते आते काफ़ी टाइम हो चुका, राइट। 95 में जब गूगल और ये सब प्लेयर्स बाहर आए, याहू आया, बिंग आया, ये सब जब ई कॉमर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में हमारे पास डिजिटल, हम लोगों ने इंटरनेट एरा के अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ की। 2000 तक में इंटरनेट फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होने लगी थी। 2005 में मोबाइल्स की एंट्रीज हुई। 2005 के बाद आप देखें तो इंटरनेट स्पीड में भी तब्दीली हुई, जहां हम लोग 2G 3G 4G 5G की बात करने लगे, एंड्रॉयड्स आने लगे, सारी चीज़ें। अब क्या हुआ कि फैसिलिटीज़ अब ईज मोड में आ गई। पहले जो इलेक्ट्रॉनिक की वेबसाइट्स बनती थी वो PHP, जावा, HTML सिर्फ इसी पे बेस्ड होती थी, C++ पे बेस्ड होती थी। अब यहाँ पे जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करने लगे तो आप डिजिटली कुछ भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन सर्विसेज। मतलब जो आपके पास कोई प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का पार्ट होता है। अब इसकी थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर जाएंगे तो इसमें सारी फील्डें इन्वॉल्व, राइट। टोटल मिला के 748 बिजनेस फील्ड्स होती हैं। उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे तो उस दिन हम लोगों ने काउंट की जब बिजनेस फील्ड्स को, तो मुश्किल से 4 या 5 या मैक्सिमम हम लोग 65 को टच कर पाए। चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की बात करें, टेक्सटाइल की बात करें, फैशन डिजाइनिंग की बात करें, सारी चीज़ें, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर जब हम लोग एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉजिस्टिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक, सेटअप्स का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा, जहाँ आप प्रोडक्ट्स का सप्लाई कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक, उसका मैनेजमेंट सिस्टम आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं थ्रू सॉफ्टवेयर। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप पोर्टल के अंदर उसको लिस्टअप कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पूरे ई कॉमर्स में आती हैं। इवन तो एक मार्केट ऐसा आता है कि आपने प्रोडक्ट तो वेबसाइट के ऊपर लिस्टअप कर दिए, बट प्रोडक्ट लिस्टअप करने के बाद भी कि आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा, तो विदाउट मार्केटिंग इम्पॉसिबल। अब मार्केटिंग भी पहले सिर्फ लोकल मार्केटिंग हुआ करती थी, पुरानी मार्केटिंग अगर आप लोग जानते होंगे तो उस टाइप की जो मार्केटिंग हुआ करती थी, आपने अगर किसी मूवी थिएटर के बाहर देखा होगा तो उसमें बैनर्स लगते हैं एडवर्टीजमेंट के, या आपने चौराहों पे देखा होगा तो आपके डिजिटल होर्डिंग्स लगे हैं आज की तारीख में, है ना, या आपने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे हर चौराहे पर। और वो मार्केटिंग का जो चार्जेस होता है, या आपने पैम्पलेट छपा के एक कॉलोनी में जब डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आपको समझ में आता है कि छोटी सी मार्केटिंग का जो हमने 100 पैम्पलेट छपा कर 100 घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मिनिमम वहाँ 50 से 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट चली जाती है, राइट। सेम ऐसे ही हम लोग जैसे ही उसके अपर सेगमेंट में उठते हैं मार्केटिंग के इसमें, तो वहाँ पे क्या होता है हिस्सा कि आपने अगर किसी होर्डिंग के ऊपर एडवर्टीजमेंट किया तो होर्डिंग का इन्वेस्टमेंट कम से कम 5,000 से लेके 50 लाख तक जाता है। आपको पता है कि हर चौराहे की कैपेसिटी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग चलती है, तो वो जो चार्जेस होते हैं उन होर्डिंग्स के बेस से होते हैं। जैसे आप इंदौर के सेगमेंट की बात करेंगे तो इंदौर में मेन एरिया कौन से हमारे पास, विजयनगर है, पलासिया है, बाकी सारे एरिया, राइट। या आपने विजयनगर के मेन जो हमारा विजयनगर का मंगल सिटी वाला स्क्वायर है, वहाँ पे जाके एडवर्टीजमेंट देने की आप कोशिश करेंगे। एक बड़ा बिलबोर्ड में आपने एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले के लिए करा और किसी एडवर्टीजमेंट कंपनी से कांटेक्ट किया, तो कम से कम आपसे 5 से 10 लाख रुपए चार्ज किया जाएगा, राइट।
या जस्ट ऑपोजिट में हम लोग चले तो पेपर एडवर्टीजमेंट की बात करें, तो आपको मालूम है कि हमारे पास जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के पेपर्स हैं, जैसे दैनिक भास्कर हुआ, हिंदुस्तान टाइम्स हुआ, टाइम्स द टाइम्स हुआ, दैन उसके बाद बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हैं। बट जब इन पेपर्स के पेजेस, मतलब आप लोग जो पेपर पढ़ते हैं और उसके कॉस्टिंग आप 5 रुपये पे करते हैं, 2 रुपये पे करते हैं, तो वो जो न्यूज़ उसमें अपडेट करते हैं, उनकी प्रॉफिट मार्जिन उससे नहीं निकलती, उस पेपर की प्रॉफिट मार्जिन उनके एडवर्टीजमेंट से निकलती है। वो तो जो न्यूज़ उधर अपडेट कर रहे हैं उनकी इंक की कॉस्ट इतनी हैवी होती है कि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, जस्ट फॉर मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ पे बियर करता है। बट जब से एडवर्टीजमेंट के फॉर्मेट को लेके आए पेपर इंडस्ट्रीज में, मीडिया इंडस्ट्री में, तो जाके उनका रेवेन्यू सिस्टम आपका बाहर लेवल पे आया। जैसे दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे अगर आपको एडवर्टीजमेंट देना है, तो आपको पता है कि कोई कंपनी है जो एक दिन का एक एडवर्टीजमेंट वहाँ रखने का कम से कम 25 लाख से 15 लाख का चार्ज करती है फ्रंट पेज। जैसे ही आप उसके थर्ड पेज पे जाएंगे जहाँ पे मेन क्वेरीज आती हैं या छोटे छोटे जॉब एडवर्टीजमेंट्स आपने देखे होंगे तीसरे नंबर के पेज पे, ठीक, या आप सीधे 7वें नंबर के पेज पे जाएंगे तो आपको क्लासिफाइड मिलेगा, या 8वें नंबर के पेज पे देखेंगे तो आपको मैट्रिमोनियल्स के एडवर्टीजमेंट आएंगे, और उसी के क्लासिफाइड के साइड में आपको शोक संदेश भी मिलेंगे, राइट। और उसमें भी छोटे छोटे एरा के जो साइजेस हैं, मतलब आपका जो सेंटीमीटर्स का साइज है कि आपने 20 बाय 25 सेंटीमीटर का आपने एक साइज लिया और वहाँ पे आपने नोट डाउन करने के लिए एडवर्टीजमेंट दिया कि जैसे आपको मकान किराए पे देना है या कोई वैकेंसी आपने अपडेट करी किसी कंपनी में, तो वो जरा से साइजेस का प्राइस रेट मिनिमम 8,000। तो ये जो प्राइजेस हैं ये अपने आप को सबसे प्रेशराइज करते हैं। सेम आपने देखा होगा कि आज डिजिटल की बात करें तो आपने YouTube पे कोई एडवर्टीजमेंट देखे होंगे, आपने गूगल एडवर्टीजमेंट देखे होंगे बहुत सारे, फेसबुक आपने जब चलाया होगा तो फेसबुक एड्स आने लगे, व्हाट्सएप जब से चेंज हुआ है तो व्हाट्सएप पे भी फैसिलिटीज आने लगी, बट व्हाट्सएप सिर्फ उन्हीं कंपनीज का एडवर्टीजमेंट शो करता है उसके ऐप के बॉटम एंड पे जहाँ पे कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर। व्हाट्सएप की क्वालिटी उस लेवल, व्हाट्सएप नॉमिनल या जनरल लेवल का एडवर्टीजमेंट कभी नहीं करता, ये उसकी रेवेन्यू पॉलिसीज में इन्वॉल्वमेंट था, इस कारण से व्हाट्सएप यूनिकनेस में काउंट होता है। मेटा जब से आया, जब से उसके फीचर्स में अपडेट जरूर हुआ, बट वो जो उसकी क्वालिटी है जो उसने शुरू से मेंटेन की है वो सब चीज़ें। अब वहीं हम लोग बात करें कि अचानक से हम लोग ई कॉमर्स स्टोर की बात करें। अब ई कॉमर्स स्टोर अगर आपको डेवलप करना है तो आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात करें या बड़े बड़े आपके ई कॉमर्स स्टोर की बात करें तो आप अमेज़ॉन का नाम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, राइट, ईबे है, उसके बाद और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, मीशो है, राइट, आपके पास ब्लिंकिट है, बहुत सारे अलग अलग एक्सचेंजेस आपके प्लेटफॉर्म के हैं। बट ये जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है ये मेंटेन क्या उनका खुद का पर्सनल वेबसाइट होता है या किसी थर्ड पार्टी के पोर्टल के ऊपर जाके उन्होंने वेबसाइट मेंटेन की। जैसे मीशो की बात करें तो मीशो शॉपिफाई की एक पोर्टल है जो जहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनती है, राइट। तो उस पोर्टल के अंदर वो रजिस्टर्ड करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, मेंटेन किया है उसने। ड्रॉप शिपिंग स्टोर पूरा मीशो लेवल पे उसने बनाया है, क्योंकि जब हम लोग एक ई कॉमर्स स्टोर को पर्सनली बनवाते हैं या एक कंपनी कोई बनवाती है, जैसे अमेज़ॉन ने अगर खुद का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की होगी तो उसका कम से कम 50 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट गया हो। ये जो 50 लाख रुपए ये सबसे बड़ी चार्जेस होती है, क्योंकि पहले पोर्टल बनना चाहिए, वेबसाइट बनना चाहिए, वेबसाइट के ऊपर फिर बाद में आपके पास लिस्टिंग के लिए आपके पास या तो आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है या आपने कहीं से प्रोडक्ट्स परचेज किया है या किसी डीलर या किसी सप्लायर या किसी फ्रेंचाइजी से वो प्रोडक्ट लिस्ट अप करवाया अपनी वेबसाइट, तब जाके आपका ई कॉमर्स का एक डोमेन पूरा होगा। पर डोमेन लिस्ट अप करने के अलावा नहीं होता, लिस्टिंग करने के बाद उसकी डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मैनेजमेंट, हर चीज़ आपका इम्पोर्टेंट होता है इन सब चीज़ों के अंदर। क्योंकि जब तक
आप ये सब चीजें नहीं करोगे तब तक के लिए ई कॉमर्स कहीं भी काउंट नहीं होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द एक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली बाय और सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन सर्विसेज थ्रू ओवर द इंटरनेट, राइट। वहीं उन्होंने नीचे भी दिया आपको क्लियरली कि आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा किसके थ्रू, पेमेंट गेटवे जब आपके पास डिजिटल होगा तभी तो आप SBI से पेमेंट कर पाओगे, आप QR कोड से पेमेंट कर पाओगे, राइट। तो वहाँ पे वो पेमेंट गेटवे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सेम वही जब आपको वहाँ पे डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूज होगा। मतलब जितनी भी लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज हैं या आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, रिफाइनरी है, तो इन सब के लिए लॉजिस्टिक्स एक बड़ा रोल प्ले करता है। मतलब आपके घरों पे अगर कोई डिलीवरीज होती हैं या आपका कन्वेयर पूरा के पूरा ग्रेन्स का ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है वो पूरा लॉजिस्टिक्स के कारण होती है। तो उसी में एक मेन पार्ट है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, राइट। मतलब हम लोग जब इसके वेयर हाउसेस सेटअप करते हैं तो वहाँ पे प्रॉपरली उसका कितना प्रोक्योरमेंट फुलफिल हो रहा है, कहाँ पे डिलीवरी जा रही है, कौन सा डिलीवरी बॉय देने जा रहा है, अगर वो कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो रही, कोई डैमेज तो नहीं, तो सारा की सारा सेक्शन इस सेक्शन में काम करो। क्योंकि एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रॉफिट मार्जिन, जैसे आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास करीबन 35% का प्रॉफिट मार्जिन आएगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो उस केस में आपके पास 60% का प्रॉफिट मार्जिन आएगा। वहीं आप अगर किसी का रीसेलिंग प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आपके पास 15 से 22% का प्रॉफिट मार्जिन ही रहेगा। वहीं ई कॉमर्स के जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे जो सिस्टम होता है कि इसकी डिलीवरी सिस्टम फर्स्ट माइल, लास्ट माइल, मिडिल माइल, वैसे वेयर हाउसेस सेटअप करके एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपना पूरा वेयर हाउसिंग सेगमेंट रन करती है। अब उस केस में भी क्या होता है कि वहाँ पे जो फर्स्ट माइल में जो उनकी मैनेजमेंट टीम बैठी है या लास्ट माइल में जो मैनेजमेंट टीम बैठी है वो उस मैनेजमेंट टीम को कैसे मैनेज कर रही है, उसका रिक्रूटिंग कैसे कर रही है, डिलीवरीज कैसे करवा रही है, आपकी प्रोडक्ट्स की सेफ्टी कैसे कर रही है, ठीक। वो जो पैकेजिंग आई है उसमें कोई डैमेजेस ना हो, क्योंकि जो आपका ई कॉमर्स का कस्टमर होता है, क्योंकि जब वो रिसीव करता है कोई प्रोडक्ट तो वो उतनी ही पैकेजिंग के ऊपर निर्भर करता है कि पैकेजिंग एकदम कितनी फ्रेश है। अगर उस पैकेजिंग के ऊपर जरा सा भी डैमेज होता है तो वो प्रोडक्ट बिल्कुल टाइप बी कैटेगरी में रिप्लेस हो चुका है, राइट। या तो कस्टमर रिटर्न कर देगा या तो बोलेगा कि ये यूज्ड प्रोडक्ट। और ई कॉमर्स के केस में हमेशा कस्टमर्स पसंद करते हैं कि एकदम फ्रेश मटेरियल होता है, क्योंकि जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, वहाँ पे कोई स्टोर के अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो डिस्प्ले पीसेस होते हैं तो वो डिस्प्ले पीसेस सिर्फ डिस्प्ले के लिए होते हैं, वो डिस्प्ले पीस आपको सेल आउट नहीं होता। उस केस में आपको वो क्या करते हैं, डायरेक्टली जो उनके पास पैकेजिंग रखी है पूरी वही फ्रेश पैकेजिंग आपको हाथ में दी जाती है। बट वो स्टोर क्या करते हैं, जो डिस्प्ले पीसेस हैं उसको टाइप बी कैटेगरी में वो उनके एम्प्लॉयज़ को या उनके इंटरनल कनेक्टिविटी वाले पर्सन्स को 35 से 40% के प्रॉफिट मार्जिन में बेच दिया था, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा फ्रेंड है रिलायंस डिजिटल का, वो पूरे एमपी का हेड है। तो उस केस में वो लोग क्या करते हैं, जब उनका एक कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, जैसे आज की तारीख में 9 जनवरी 2024 में कोई मोबाइल आज के दिन लॉन्च हुआ सैमसंग। तो सैमसंग का ये मोबाइल लॉन्च होने के बाद क्या होगा कि जो करंट प्राइस है उसकी वही रहेगी, डिस्प्ले में रहेगा। 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद वो आउटडेटेड होगा। तो क्या करेंगे स्टोर्स, क्या करेंगे, अपना क्लियरेंस करेंगे। अब क्लियरेंस करने में जो डिस्प्ले पीसेस रखेंगे तो डेफिनेटली वो खराब तो करेंगे। बेटर है कि उसको डिस्काउंटेड रेट में वो बेच दिया। कस्टमर भी ले सकता है उस केस में, बट उनको पता नहीं होता कि ये कब आए। बट फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग उनके एम्प्लॉयज़ को देते हैं इस केस में। तो क्योंकि एम्प्लॉयज़ को सारी चीज़ें पता होती है इंटरनली एक्सटर्नली। सेम इज द पॉइंट अमेजोन करता है। आपने सुना होगा कि अमेजोन पे क्लियरेंस सेल चल रही है, आपने दिवाली के टाइम पे देखा होगा, आपने कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसमें प्रोडक्ट्स को एक के साथ एक फ्री या ये ऑफर डिस्काउंट आपने सुने होंगे। तो वो ऑफर और डिस्काउंट क्यों आते हैं, उसका रीज़न होता है वो क्लियरेंस, राइट। कि जो वो अपने पूरी लिस्टिंग या उसकी कैटेगरी से बाहर करके कोई नया
अपडेट करना चाह रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में, क्योंकि एक वेबसाइट के पास लिमिटेड स्पेस होती है, उसको मेंटेन करना होगा, उसको हर चीज़ यहाँ पे फीचर में आती है। आप बात मानेंगे तो आप अलीबाबा का नाम जानते हैं। अलीबाबा इज द बिगेस्ट इंटरनेशनल वेबसाइट, राइट। हम लोग चलते हैं इस पूरे सेगमेंट के अंदर अलीबाबा के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर, आपको समझ में आएगा कि हम लोग अलीबाबा के ऊपर कितना भरोसा करते हैं। पूरा वर्ल्ड अलीबाबा के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है, क्योंकि अलीबाबा दो तरह से प्ले करता है। मतलब अगर इंडस्ट्रियल सेगमेंट के ऊपर बात करी जाए अलीबाबा की, जैसे मोबाइल फोन्स का है यहाँ पे, राइट, साइजिंग बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसका, राइट। तो अब मेन फैक्टर आपको ये सब क्लियरेंस अच्छे से दिख रहा है कि थोड़ा सा और क्लियर करूँ? तो ये अलीबाबा दो तरह से प्ले कर रहा है। एक तो क्या कर रहा है ये कि बल्क में प्रोडक्ट सेलिंग करता है, जिसको हम लोग जानते हैं अलीबाबा के नाम से, राइट। कि आपको होलसेल में एकदम से प्रोडक्ट्स खरीदना है, आपको 800 प्रोडक्ट्स एकदम से ऑर्डर मारना है, तो आप अलीबाबा पे जा सकते हैं। हर टाइप का लेटेस्ट ट्रेंड, हर टाइप के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट मशीनरी, सारा की सारा वर्ल्ड इस अलीबाबा के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लेयर है। देन इसके पास आपको कोई अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए आपके पास अली एक्सप्रेस इज द सॉल्यूशन, कि जहाँ पे वो आप एक प्रोडक्ट को भी होलसेल प्राइस में परचेज करना है। मतलब आपको कोई मोबाइल अगर वहाँ पे 8,500 रुपये का मिल रहा है, अगर इंडिया में अगर हम लोग ऑर्डर करेंगे तो चाइनीज़ मोबाइल 8,500 रुपये का इंडिया में मिलेगा, बट वही ऑर्डर अगर इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए अलीबाबा के अली एक्सप्रेस पे जाएंगे तो वो शायद आपको 350 से 550 रुपये पड़ेगा। प्राइस रेट का डिफरेंस समझ में? बस ये है कि आपको डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन और आपका कस्टम ड्यूटी और वहाँ से चाइना से इंडिया तक लाना, बस वही आपको पार्ट मैनेज करना है। आपको 8,500 रुपये का इंडिया में मिल रहा है, तो 3,500 रुपये अगर आपने खर्च कर भी दिए विथ मार्केटिंग, विथ आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, तब भी आप 4,000 रुपये प्रॉफिट मार्जिन, जबकि आपकी जेब से कुछ नहीं गया। आपने तो किया था कि डायरेक्टली अपनी वेबसाइट बनाई, आपने उनका प्रोडक्ट लिस्ट किया, कस्टमर ने आपके अकाउंट में पेमेंट किया, पेमेंट हुआ, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज होकर वो चाइना के अलीबाबा की इस अली एक्सप्रेस की वेबसाइट में जाके उसने ऑटोमेटिकली बाय किया। कस्टमर ने जो हमारी वेबसाइट पर एड्रेस किया था ऑटोमेटिकली स्विच हुआ वहाँ पर। बिल्कुल सर, ड्रॉप शिपिंग के केस में ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो क्या अली एक्सप्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी वेबसाइट का जो नाम है, आपकी पैकेजिंग का जो नाम है, उसको पैकेजिंग लगा के, इनवॉइस लगा के वो कस्टमर के घर रेड पॉइंट पर डिलीवर करना। बात समझ रहे हैं आप? कि उसको कोई टेंशन नहीं। मीशो क्यों क्लियर करता? दिस इज द एक्चुअल रीजन कि उसका कुछ था ही नहीं, उसने तो सिर्फ पोर्टल मैनेज किया था, उसकी एडवर्टीजमेंट मैनेज की, बाकी गेम तो सारा की सारा उस पूरे ई कॉमर्स पोर्टल का था, जिसने वो कनेक्टिविटी लेवल्स प्रोवाइड की। आप यकीन नहीं करेंगे कि Amazon.us .in में ज़मीन आसमान का डिफरेंस। आप .us से कोई प्रोडक्ट खरीद के देखिए, आप कोई शर्ट परचेस करके देखिए, उनकी क्वालिटी टाइप ए कैटेगरी की होगी, शर्ट की स्ट्रेन इतनी, मतलब इतना लेवल है उस शर्ट की क्वालिटी का कि शर्ट के ऊपर आप पूरा कीचड़ भी फेंक दीजिए या आप कोई कलर फेंक दीजिए, बट वो शर्ट गंदा नहीं होगा, इवन तो वो गीला तक नहीं होगा, आप वापस उसको झटकार के वापस पहन सकते हैं, उसकी स्ट्रेन इतनी क्वालिटी है।
और वहीं आप कोई इंडिया में डॉट इन की वेबसाइट पर कोई प्रोडक्ट परचेस करके देखिए, वही शर्ट परचेस करके देखिए, आपको एक ही दिन में बदलना पड़ेगा। बट उस शर्ट को जो डॉट यूएस से आपने खरीदा है वो आप 1 महीने तक चला सकते हो, आपको कोई स्मेल तक नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस डॉट यूएस के अंदर टाइप ए कैटेगरी के प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट बिल्कुल उनके कस्टमर्स के साथ बिल्कुल धोखा नहीं होने देती। वो या तो वेबसाइट्स को बंद कर देती, बिल्कुल एक्शन इतनी स्पीड में है उनकी सर बिल्कुल। कॉल आ रहा। और वहीं उसके बाद जो टाइप ए कैटेगरी के बाद टाइप सी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे इंडिया में आप जानते हैं कि क्या क्वालिटीज मिलती हैं, सेम एज कम्पेयर चाइना और सेम एज कम्पेयर इंडिया। तो ये जो ई कॉमर्स का सेगमेंट है, क्योंकि आप जब भी किसी वेबसाइट को रीड करें तो उसके पूरे मेनू बार्स को पहले ध्यान दें आप, क्योंकि अगर ई कॉमर्स इंडस्ट्री को सेटअप करना चाहते हैं, क्योंकि गेम यहाँ पे उसके मेनू बार्स का है, राइट। क्योंकि हम लोग जब उस दिन कैटेगरीज बिजनेस कैटेगरी काउंट करने बैठे थे तो हम लोग सोच नहीं पाए कि मार्केट में क्या चल रहा है। या आपने एलेक्सा को मैंने इंट्रोड्यूस क्यों किया था? एलेक्सा आपने सुना था कि एक वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, डिवाइस है, बट एलेक्सा वो नहीं था। एलेक्सा इज अ बिल्डिंग 96 में हुआ था जो वेबसाइट्स को रैंकिंग देने के काम करता है, जो आज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लोग देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्लेयर एलेक्सा हुआ करता था। एलेक्सा लेके आया 2000 में अमेजोन को गियर में। अमेजोन तब जाके लिस्टिंग पे हुआ, अमेजोन पावर बनाया उसने, 5 साल उसने खर्चा किया अमेजोन के लिए बड़े लेवल पे, तब जाके पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे प्ले बना। देन अमेजोन आज की तारीख में अगर सिर्फ ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात करें तो ई कॉमर्स को उसने एक ब्लॉकचेन के साथ अपने आप को अडॉप्ट किया, जहाँ पे अपनी सर्विसेज फैसिलिटीज, आपने अमेजोन प्राइम का नाम सुना होगा, अमेजोन फ्लैक्स का नाम सुना होगा। अमेजोन बहुत बड़ा प्लेयर है जिसकी हम लोग वेबसाइट की स्टडी भी करने निकलेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया की एक स्टेट में एक कोई सिटी के अंदर आपने विजिट की और आप इंदौर से निकले, चलना शुरू किया, तो आप चाइना की आखिरी जो सिटी है वहाँ तक पहुँचेंगे, तब भी आप अमेजोन को रीड नहीं कर पाएंगे। अमेजोन की पावर वो है। सेम अगर अमेजोन इतनी बड़ी पावर है तो अलीबाबा उससे खतरनाक प्लेयर है। देखिए, आपको अगर बिजनेस खोलना है तो इनकी पावर्स को समझना होगा, आपको ये सिस्टम समझना होगा कि यहाँ से इनका प्रॉफिट मार्जिन बचता कैसे है, कहाँ से आता है, कितना लेवल है। ठीक, आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो आप फाइनेंशियली साउंड हैं या तो आप फाइनेंशियली साउंड नहीं। फाइनेंशियली साउंड नहीं है तब भी इसके पास कैपेसिटी है कि आप उन पोर्टल्स पे सही तरीके से हैंडल करें, आपका जो लोकल सोशल सिस्टम है उससे सही तरीके से मार्केटिंग करें। इवन दो आप वहाँ पे जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मान के चलो ये वाला जो प्रोडक्ट है सबसे ऊपर है, तो ये ऊपर वाली रैंकिंग में क्यों गया, ये आपको पता है, बिना रीज़न के ये प्रोडक्ट ऊपर लिस्ट नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये था कि इसका जो टाइटल इसने दिया होगा, इसका जो ये फोटो या इमेज या वीडियो जो भी इसने सेव किया होगा, इसने सेम टाइटल के साथ सेव किया होगा, और उसके बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जितने भी फीचर्स थे उसके साथ उसने टैग ऑन किया होगा। ठीक, अगर उसके प्रोडक्ट की लिस्टिंग अगर 1000 नंबर पे जा रही है तो उसकी अगर इस सिक्योरिटी के कारण, इस थोड़े से समझदारी के कारण वो लिस्टिंग में 5वें नंबर पे या 4थे नंबर पे आ जाए विदाउट एनी मार्केटिंग स्किल्स। मतलब कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, मगर वो तब भी रैंकिंग पे ही रहेगा। जैसे गूगल की वेबसाइट पर आप लोग रैंकिंग पे निकलते हो, सेम एज द टास्क को वहाँ पे रैंकिंग में वेबसाइट्स में टॉप पे बनाएगा। बात ये है कि जो वेबसाइट्स होती हैं वो प्रीमियम फीचर्स के साथ काम करती हैं। आपने अगर पे किया हैवी तो आपकी टॉप 10 लिस्टिंग में से सबसे प्रोडक्ट आपको ऊपर मिलेगा, बट चौथी कैटेगरी में आपका रैंकिंग